सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहबाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आला और प्रेसिडेंट PMLN हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। एक तो मियाँ साहब की तबीयत पे चूँकि रिपोर्ट जमा हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट में, और ज़ाहिर बात है अदालत ने ये नहीं कहा था कि हर हाल में 4 हफ्ते के बाद वापस आए। अदालत ने कहा था कि अगर डॉक्टर्स इजाज़त देंगे। तो अभी क्या सिचुएशन लग रही है, मज़ीद इलाज आगे कब तक? ये उनकी जो इलाज जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। गाइज़ अस्पताल में डॉक्टर्स ने जो 3 दिन पहले उनको देखा है, उनको जी कि हम आपका जो इलाज जो है इट हैज़ टू बी अंडर स्ट्रिक्ट वॉच और इसको हम पीरियडिकली देखते रहेंगे। तो वो तो भी इलाज उनका चल रहा है इंशाल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? मेरे भी मेडिकल चेकअप्स हो रहे हैं। जो मैं आया हूँ तो मेरे चूँकि यू नो आई एम कैंसर सर्वाइवर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आई एम अलाइव। तो मेरे जो रेगुलर चेकअप्स जो होते हैं वो अब हो रहे हैं। जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था ऑरेंज ट्रेन का, उसका जो टेस्ट ट्रायल जो है वो उस्मान बाज़ार साहब ने किया है। आपको मेरा ख्याल दावत भी दी गई थी, लेकिन चूँकि आप यहाँ नहीं थे। नहीं, मुझे दावत तो नहीं मिली, लेकिन पूरी कौम को मुबारक हो। ये पाकिस्तान का पहला ट्रेन मेट्रो मंसूबा है जिससे 3 लाख लोग रोज़ सफ़र करेंगे। और अंदाज़ा करें किस तरह लोग टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, यू नो डिश वॉशर्स, हाउस वाइफ्स और मज़दूर, और 1 लाख अपने दफ्तर में टाइम पे पहुंचेगा। तो इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट। अफसोसनाक बात यह है कि इसको उन्होंने बर्बाद कर दिया, 2 साल बर्बाद कर दिए। ये बहुत अफसोस था। आपके प्रोजेक्ट का टेस्ट ट्रायल हो गया है, उनके प्रोजेक्ट के BRT की पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी FIA तहकीकात करे। इसका हाल ये है कि एक जज ने एक मुलजिम को सजाए मौत दे दी, तो मुलजिम ने कहा, घर वाले सारे रोना पीटना शुरू कर दिया। तो मुलजिम ने कहा, जज साहब मेरी एक ख्वाहिश। उन्होंने कहा क्या? उनका जी कि मुझे पेशावर मेट्रो की सैर करा दें। उनका बड़े चालाक बनते हो, सारी उम्र जिंदा रहना चाहते हो। एवनफील्ड हाउस के बाद अब इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे सामने हाइड पार्क है, और ये हाइड पार्क प्लेस यानी यहाँ जो इमारतें हैं वो इसी हाइड पार्क से मंसूब ये जगह। और ये 1 हाइड पार्क, ये जो बिल्कुल कॉर्नर में आप जो इमारत देख रहे हैं, जो कुछ अर्सा पहले बल्कि चंद दिन पहले पाकिस्तानी मीडिया की ख़बरों की ज़ीनत बनी। जो 190 मिलियन पाउंड की एक रकम, जिसमें मलिक रियाज और जिसमें ये भी है कि वो हसन नवाज साहब ने शायद किसी ज़माने में मलिक रियाज को फ़रोख्त की थी, और वो रकम फिर अब हुकूमत पाकिस्तान को मिल चुकी है। और जिसके ऊपर आपको याद होगा बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के मामूर ख़ुसूसी हैं, उन्होंने इस पर एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और शहबाज शरीफ साहब के बेटे के जो TT अकाउंट्स, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। और ये 190 मिलियन पाउंड जो रकम ट्रांसफ़र हुई पाकिस्तान को। अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 10 साल से ज़ायद अरसा हो गया इनको बरतानिया में सहाफ़त से वाबस्ता रहे, पाकिस्तान के BBC के साथ काम करते रहे, और अभी पाकिस्तान का एक चैनल है जिसके साथ वाबस्ता है। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये बताएं कि ये जो पूरी विसिनिटी है, ये हाइड पार्क, ये पार्क लेन, एवनफील्ड हाउस, ये सामने हाइड पार्क, ये सारा इलाका जो है, यहाँ पे पाकिस्तान की सियासी अशराफिया में से बड़े बड़े महराब नशीनों के घर, फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज़ रही हैं और अभी भी हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत चलती रही है, पाकिस्तान की सियासत को यहाँ से बैठ के मनूवर किया जाता रहा है। ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है अमीर। अगर मैं आपको बताऊं और अगर मैं ये कहूं कि ये जो एरिया है, यहाँ पे उतनी ही पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जोड़ तोड़ होती है जितनी इस्लामाबाद में होती है। अगर अभी आपने जिक्र किया हसन नवाज़ साहब का, आपने जिक्र किया, ये अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो हसन नवाज़ साहब का ऑफिस ये बिल्कुल हमारे पीछे इस इमारत में है। उसके अलावा ये जो एरिया है, यहाँ पे साबिक जो सदर थे फ़ौजी सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का फ्लैट भी बिल्कुल यहाँ से साथ था। उससे पहले यहाँ पे जो सेनेटर अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक साहब, उनका घर भी यहाँ से करीब था, बल्कि बीबी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती थी। और पीछे अगर आप जाएं भुट्टो दौर में और ज़िया दौर में, तो जब खर साहब आए तो उस ज़माने में भी हाइड पार्क का जिक्र होता था, इस सारे एरिए का जिक्र होता था। तो कहा जाए कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो सारा एरिया है, इसका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। जी
सैफ रहमान साहब, एहतसाब रहमान जो थे, उनका घर भी यहीं पे कहीं? कहते हैं बहुत सारे सियासतदानों के नाम आते हैं। इस वक्त कुछ हुकूमती वज़रा हैं, उनका नाम भी आते हैं। फैसल वाडा साहब की बारे में भी कहा जाता है कि उनके घर भी यहाँ से बिल्कुल करीब हैं। और उसके अलावा कुछ और वज़रा भी हैं और कुछ और सियासी शख्सियात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके घर इसी इलाके में हैं। तो ये सारी पाकिस्तान की सियासी अशराफिया जो वहाँ जाके एक दूसरे को चोर चोर कहती है, या एक दूसरे की पड़ोसी है? जी बिल्कुल, यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। कभी हमने नहीं देखा किसी के दरमियान किसी किस्म का कोई मसला हुआ हो हमेशा। बल्कि अगर आप गर्मियों में यहाँ पे आएँ अमीर, ये जो पीछे एजवेयर रोड है, आप वहाँ पे एजवेयर रोड पे दोपहर के वक्त आप 10 मिनट या 20 मिनट खड़े हों, उस दौरान आपको पाकिस्तान का कोई ना कोई बड़ा नाम, कोई सियासतदान, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट ज़रूर नज़र आएगा। उन सब के इस इलाके से इंतहाई गहरे लिंक्स हैं। जो ख़ुद यहाँ पे नहीं रहते, उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे जायदादें लेके दी हुई हैं। किसी के बच्चे यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, किसी के बच्चों के यहाँ पे फ्लैट्स हैं। और एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इलाका है, इसका शुमार लंदन के महंगे तरीन इलाकों में होता है। मैं जिस तरह आपने जिक्र किया कि गुज़िश्ता 10 साल से मैं यहाँ पे सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, वैसे 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। पर मैं नहीं सोच सकता कि मैं कभी बड़े अच्छे अच्छे इदारों के लिए काम भी किया कि मैं यहाँ पे कभी कोई जायदाद ख़रीदूँ तो दूर की बात, मैं यहाँ पे रेंट पे भी नहीं ले सकता। तो ये सोचने की बात है कि जो हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जो रुपयों में कमा रहे हैं, वो किस तरह ये सब कुछ अफोर्ड करते हैं। और ये सवाल आप लोगों ने उठाना है और पाकिस्तानी अवाम ने उठाना है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स का आपने नाम लिया। सियासतदान तो जारी बात है एहतसाब की जद में रहते ही हैं, लेकिन क्या आपको कभी इत्तफाक हुआ कि यहाँ पे इन महंगी प्रॉपर्टीज़ में, जिस एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के बिजनेसमैन जिन्होंने वहाँ से पैसा मनी लॉन्डर यहाँ पे किया हो, जैसे इस प्रॉपर्टीज़ से के पीछे भी एक बिजनेसमैन का नाम आ रहा है, तो कारोबारी और सरकारी अफसरान में से भी लोग हैं ऐसे? जी, बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का फ्लैट यहाँ से करीब था, अब उन्होंने शायद बेच दिया है, जिसके बारे में जनरल साहब कहते थे कि शायद उनको किंग अब्दुल्ला ने वो तोहफे में दिया था। उसके अलावा कुछ और ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी आए थे, लेकिन आज तक किसी की जो मलकियत है वो प्रूव नहीं हो सकी। और वो क्यों प्रूव नहीं हो सकी, हमने देखा कि पानामा पेपर्स जब रिलीज़ हुए, जब उनका इंकशाफ हुआ, उसके बाद ये सारा पेंडोरा बॉक्स खुला और जो बड़े बड़े सियासतदान थे उनके नाम तो सामने आए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका किसी को मालूम नहीं। और आने वाले महीनों में, सालों में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे। और पिछले दिनों में हमने देखा लंदन में, आपने ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र किया, इवन हमारी जो अदलिया है उससे इंतहाई, जो हमारी आला अदलिया है उससे वाबस्ता लोगों की भी पाकिस्तान इधर लंदन में जायदादें हैं। और वो भी हमें पता है, एक रेफरेंस भी इस वक्त जो है वो चल रहा है अदालत में पाकिस्तान में। तो यहाँ पे हर तबके के लोग के जो पाकिस्तान की शराफिया है, उन सब की यहाँ पे जायदादें हैं, सब के यहाँ पे स्टेक्स, हाथ तेल में सर कढ़ाई में सबका। बिल्कुल यही हालत है। अच्छा, ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ ठीक नहीं होंगे मैं वापस नहीं जाऊँगा। और नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि वो तो फौरी तौर पे अब ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो ठीक होंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा वापस। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ तो वापस नहीं जाएंगे। जी, अब देखें, जो नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से तो यकीनन डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। आज भी हमारी डॉक्टर अदनान से बात हुई तो वो बता रहे थे कि मैंने इस हवाले से कोई ट्वीट भी किया है। फिर हुसैन नवाज साहब से मेरी गैर रस्मी बात हुई एवन फील्ड हाउस के सामने ही, तो उन्होंने भी बताया कि वालिद साहब की जो तबीयत है पहले से तो बेहतर है, लेकिन इलाज अभी जारी है। और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर मियाँ साहब को इलाज के लिए अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाए। और इस हवाले से जो है वो डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन भी जारी है। वन हाइट पार्क 195 मिलियन पाउंड की वो प्रॉपर्टी, और खैर सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं, इसमें तो एक फ्लैट है, बाकी तो वो पैसे थे जो अकाउंट फ्रीज हुआ था। और ये सारी रकम, ये नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की NCA, उसने ये सारा पैसा फ्रीज किया और उसके बाद पाकिस्तान को मुंतकिल हुआ। तो काज़मी साहब, ये NCA जो है ये कैसे काम करती है? क्या इसके ऊपर बरतानिया की हुकूमत का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है? क्या पाकिस्तानी हुकूमत इस पर अपना कोई असरअंदाज हो सकती है? देखें, NCA जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, नेशनल क्राइम एजेंसी, ये जो बरतानिया की प्रीमियर क्राइम एजेंसी है। यहाँ पे जो इंतहाई सीरियस किस्म के जराइम होते हैं
उनकी ये तहकीकात करती है। और इसके जो इख्तियारात हैं वो अगर आप ये कहें कि लामहदूद तो नहीं, कानून के अंदर रहते हुए ये इंतहाई पावरफुल एजेंसी है। जहाँ तक ये है कि क्या इस पर हुकूमत पाकिस्तान असरअंदाज हो सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे कोई तहकीकात शुरू करेंगे, ना ही हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे ये तहकीकात ख़त्म करेंगे। इस एजेंसी की अपनी क्रेडिबिलिटी है। और ये जो इस हाइड पार्क, वन हाइड पार्क के हवाले से भी खबरें आती रहीं और मलिक रियाज साहब के हवाले से जो खबरें आती रहीं, मलिक रियाज साहब के हवाले से जो तहकीकात हो रही थी वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी। नेशनल क्राइम एजेंसी क्रिमिनल यानी जो मुजरमाना सरगर्मियाँ होती हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, स्मगलिंग है, डिफरेंट चीज़ें, उस हवाले से बड़े बड़े मुकदमात की तहकीकात करती है। तो ये भी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी जिसके दौरान उनको वो किस हद तक उनके दरमियान तस्फिया हुआ। कोई जिस तरह नैब का एक कानून है जिसमें प्ली बार्गेन होती है, कुछ पैसे दे के आप जो है। लेकिन एनसीए की प्रेस रिलीज में ये है कि ये कोई गिल्ट की वजह से नहीं है। जी, गिल्ट देखें, जब आपने पहले ही तस्फिया कर लिया और एक मुआहिदा कर लिया, प्ली बार्गेन कर ली, तो फिर गिल्ट नहीं है, फिर आपके ऊपर कन्विक्शन नहीं है। मलिक रियाज साहब ऐसे ही इनोसेंट हैं जैसे मैं इनोसेंट हूँ या आप इनोसेंट हैं। उन पे किसी किस्म का कोई जुर्म तो साबित नहीं हुआ, लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनकी जायदाद को जब्त किया। अगर जायदाद बिल्कुल लीगल थी, उसमें कोई मसला नहीं था, तो जब्त करने की कोई तुक नहीं बनती। कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से तहकीकात हो रही थी। और दूसरा ये है कि इस एरिए में जितनी जायदादें हैं उसमें एक बड़ी तादाद जायदादों की ऐसी है जिनको गैर मुल्की ओन करते हैं। इस हवाले से हुकूमत बरतानिया पे शदीद दबाव है, ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से, दीगर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ से सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, फ़ौजी अशराफिया पैसा निकालता है और ला के लंदन में इन्वेस्ट कर देता है, उन ममालिक की हुकूमतें, इदारे और ख़ुसूसन वो इदारे जो बदउनवानी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो हुकूमत बरतानिया से मुतालबा करती आई है कि इस किस्म की जायदादों के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ और जो पैसा है वो वापस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भेजा जाए। और बरतानिया ने 2018 में के अवाइल में एक कानून बनाया था जिसका नाम था अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर्स, जिसमें वो ये था कि अगर किसी शख्स के पास इंतहाई कोई महंगी जायदाद है, कोई महंगी गाड़ी है, तो हुकूमती जो लोग हैं, हुकूमती एहलकार, उनके पास जाके उनसे पूछ सकते हैं कि ये जायदाद आपने कहाँ से बनाई, आप हमें बताएं। तो जब ये कानून बना तो उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत बरतानिया को 4 जायदादों की लिस्ट दी और कहा कि इन जायदादों के बारे में आप सबसे पहले तहकीकात करें। उन जायदादों में हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके एवन फील्ड के फ्लैट्स भी शामिल थे। तो इस हवाले से हुकूमत बरतानिया पे प्रेशर था। और आखिर में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता, सबसे पहले उनकी जब थॉमस ड्रूज से बात हुई, बरतानिया जो सफ़ीर थे वहाँ पे, उनसे बरतानी सफ़ीर से बात हुई पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो लूटी हुई रकम यहाँ से गई है उसको वापस भेजा जाए। फिर जब उनकी ट्रीज़ा मई से बात हुई, खान साहब ने दोबारा ये मुतालबा किया। फिर जब हमारे यहाँ के होम सेक्रेटरी साजिद जावेद साहब गए पाकिस्तान तो दोबारा ये मुतालबा किया गया। यहाँ पे एक इंतहाई सीनियर हुकूमती एहलकार ने मुझे बताया कि हमें शदीद दबाव है, जब भी खान साहब मिलते हैं, उनकी हुकूमत का कोई रुकन मिलता है, वो बार बार हमें ये कहते हैं हमारे पैसे वापस दो। तो एक ये भी उसमें फैक्टर है कि जो हुकूमत पाकिस्तान का एक इस पे स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, उस वजह से भी हो सकता है कि NCA को मज़ीद बैकिंग मिली हो, तक़वियत मिली हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।